बिग स्टॉक्स कौन से आज? बिग स्टॉक में थोड़ा हेजिंग कर रहे हैं पहले आईटी ले रहे हैं, उसमें एक ग्रीन एक रेड। अच्छा। इन्फोसिस को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। इन्फोसिस की कल एजीएम हुई जिसमें नंदन नीलेकनी, वैसे सुनिएगा वो एजीएम। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैंने अपने जब करियर शुरू किया था 2003 में, तब इन्फोसिस का बोर्ड रूम हुआ करता था सीएनबीसी पर। तब बेंगलुरु बुलाते थे। बेंगलुरु जाते थे, हमारे जो एडिटर थे उस समय वो बेंगलुरु जाते थे। नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, मोहनदास पाई और तब बासव प्रधान हुआ करते थे। 4 लोग मिल के बैठा करते थे। वो जो कॉन्वर्सेशन होती थी ना, वैसी आज तक मतलब सच बताऊं तो नहीं सुनी। खैर एनीवे, इन्फोसिस ने ये कहा है कि एआई हमारी जैसी कंपनियों को रिप्लेस नहीं करेंगी और हम अपने आप को बदलाव कर रहे हैं। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है आशीष जिसने 1994 से हर चैलेंज में अपने आप को रीइन्वेंट किया। ये वाला चैलेंज एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला चैलेंज है। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता। कल ये स्टॉक ने 52 वीक लो से ₹1 कम, 52 वीक से ₹1 लो, 52 वीक लो लगाया। कल का लो 52 वीक लो था फ्रेश, एक बार स्क्रीन पर लाइएगा। कल जो लगा 1026 का, पहले 1030 का इंटरडे में 52 वीक लो था। अब अगर बाउंस आना तो यहीं से आना है। तो लेकिन ये इसी का ध्यान रखिए, ये मत एक्सपेक्ट करिए कि ये स्टॉक यहाँ से 8-10% भाग जाएगा, नहीं। और अगर अपटिक आ जाए तो फिर वेट भी करिएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से विप्रो को मैंने रेड में लिया, लेकिन विप्रो को मैंने रेड इसलिए लिया है क्योंकि बाकी सारी आईटी कंपनियां कुछ तो कर रही हैं, एटलीस्ट विप्रो की तरफ से ऐसा कुछ नहीं नज़र में आ रहा है। और विप्रो पर जेपी मॉर्गन ने प्राइस टारगेट काफ़ी कम किया, 160 पर लेकर आए हैं। इस वजह से विप्रो को मैंने बस रेड ले लिया, तो एक ग्रीन हो गया एक रेड हो गया। इसके अलावा 2 और इंटरेस्टिंग स्टॉक हैं, काफ़ी हैं वैसे, बट 2 और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वहाँ पर मैंने ग्रीन लिया है। पहला है ट्रेंट। ट्रेंट को मैंने ग्रीन में लिया है। कल नोएल टाटा की आखिरी एजीएम थी एज चेयरमैन, कोई वो पद छोड़ रहे हैं, 70 साल के हो रहे हैं, तो इस वजह से पद छोड़ रहे हैं और कोई रीज़न नहीं। कोई इसमें कई लोगों को कुछ पढ़ना चाहें कि ये नहीं कुछ और है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ वेस्ट साइड और जूडियो के भरोसे हमारे टारगेट हासिल नहीं होंगे। 10x के जो टारगेट हैं उसके लिए बाकी को भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। बर्न टोस, सामो करके जो ब्रांड्स है उनमें, और कंपनी ने 2,500 करोड़ का फंड जुटाया है जिसे वो काफ़ी विस्तार में लगाने वाले हैं। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, ट्रेंट में लगातार 1.5 साल की गिरावट के बाद कुछ पलटा है, कुछ साइन है। वो जो ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मूव्स चल रहे थे उस चैनल से बाहर आ चुका है ये, तो इस वजह से इसको आज मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। पहली बार मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है अदानी एंटरप्राइजेस पर, जिसमें उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। 3638 के टारगेट दिए हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है पिछले कुछ दिनों में। अच्छा, ये एक और कंपनी है, ये इनकी इंक्यूबेटर कंपनी है, आगे जाकर एयरपोर्ट बिजनेस भी अलग होगा, वो उसकी भी काफ़ी वैल्यूएशन होगी। और इनका ये मानना है, मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि 2030 तक एबिटा जो है वो 3 गुना बढ़ सकता है। डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन रहा है अदानी एंटरप्राइजेस के लिए, इसके लिए अदानी एंटरप्राइजेस को ग्रीन में लिया है। इसके अलावा टाटा पावर को मैंने ग्रीन में लिया है। टाटा पावर को मुंद्रा उनके लिए सबसे बड़ा जो प्लांट है मुंद्रा, उसको एक बड़ा रिलीफ मिला है। जो थर्मल प्लांट के लिए सेक्शन 11 का टाइम है वो सरकार ने बढ़ाया है बेसिकली, और वो 30 जून से 30 सितंबर कर दिया गया है। क्या है सेक्शन 11? ये बेसिकली संकट के समय जो इंपोर्टेड कोल वाले प्लांट्स हैं उनको आप पूरी क्षमता के साथ चला सकते हैं इस वजह से। और नॉर्मली गुजरात जो करता है बाकी स्टेट्स वही करते हैं, फॉलो करते हैं नॉर्मली, तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जिसको मैं आज ग्रीन में ले रहा हूँ। फाइनली हिंदुस्तान जिंक, इसको रेड में ले रहा हूँ। कल ऑलरेडी पिट चुका है स्टॉक, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने कल भी मेटल स्टॉक में नेगेटिव भी लिया था। हिंदुस्तान जिंक इन पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि जिंक और सिल्वर दोनों की प्राइसेस नीचे आई हैं। चांदी की कीमतें तो 6 महीने के ऊपर आ गई हैं, प्लस इसमें डॉलर इंडेक्स का तड़का जोड़ दीजिए आप थोड़ा सा, तो ये एक और स्टॉक होगा जिसको आज मैं रेड में ले रहा हूँ बेसिकली। बढ़िया से बिग